और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि दोपहर 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर रवाना हो गया है। चांद को छूना औरों की तरह हमारा भी सपना रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है और 40 दिन पहले पृथ्वी की और फिर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसके बाद चांद पर उतरेगा। अब इधर पृथ्वी पर भी एक नया चक्कर चल रहा है, वो भी जरा देखिए क्योंकि इसी पर आज की बहस भी है। चंद्रयान 3 के रवाना होते ही उसे लेकर सियासत में क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री के कमिटमेंट को भी क्रेडिट दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी ताबड़तोड़ बयान आए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जयराम रमेश जैसे कई नेताओं ने जो ट्वीट किए उसमें लिखने का भावार्थ यह था कि इसरो की शुरुआत तो नेहरू जी ने ही की थी। उन्हीं ने तो अंतरिक्ष को लेकर सपने जगाए थे, वरना यह सब कैसे हो पाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने नेहरू से लेकर अटल जी तक को क्रेडिट दिया, लेकिन मनमोहन सिंह के बाद वो मोदी का नाम लिखना भूल गए या फिर उन्होंने शायद जानबूझकर नहीं लिखा, ये तो वही बता सकते हैं। इसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नेहरू जी की, इंदिरा जी की कुछ पुरानी तस्वीरें अवतरित हुई। वो फोटो हाईलाइट होने लगी जिनमें साइकिल पर रॉकेट रखकर ले जाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एक नैरेटिव गढ़ा तो दूसरी तरफ ये काउंटर किए गए कि मोदी ना होते तो आज भी साइकिल पर ही रॉकेट ले जा रहे होते। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे चांद सबका है वैसे चंद्रयान क्या सबका नहीं है? और सबका नहीं है तो क्यों नहीं है? इस पर तेरा मेरा क्यों? और ये सिलेक्टिव गुणगान भी आखिर क्यों? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। तो पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए, हमारे पास प्रतिभाओं की कभी कमी ना थी, लेकिन साधनों की कमी थी। अगर मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं तो मैं सोचता हूं कि ये उन साइंटिस्टों के साथ नाइंसाफी हो। राहुल गांधी जी और खड़गे जी का इस बात को लेकर क्लेम करें कि ये हमारे किए हुए काम है, अगर उनके किए हुए रहते तो अपने समय में कराते। बहुत शुभकामनाएं और सेफ लैंडिंग ऑन द मून हो। प्रधानमंत्री जी ने तो एक मिनट का फॉलोअप रखा हुआ, बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए, ब्रेकिंग टैबूज ऑफ द पास्ट। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ। राकेश सिन्हा हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत राकेश जी आपका। सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कपीश श्रीवास्तव इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी आपका स्वागत। और ए.के. वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के। बहुत बहुत स्वागत वाजपेयी साहब आपका भी। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, प्रश्न वहीं से शुरू होता है कि कोई एक बिंदु तो होगा जहां पर सारा देश, सारे राजनीतिक दल बिल्कुल एक दिशा में रहें, जरा भी 19-20 ना हो। कोई एक बिंदु तो ऐसा होगा और मुझे लगता है कि चंद्रयान 3 वो होना चाहिए था। राममोहन भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूं और पूरी तरीके से सहमत हूं। पूरा देश एक आवाज में है। आज करोड़ों लोगों की उम्मीद, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और प्रसन्नता, इनको लेकर के हमारा चंद्रयान चंदा मामा की तरफ उड़ा है, चांद की तरफ उड़ा है। इसके लिए कोटिश बधाई है सारे हमारे वैज्ञानिकों को और सारे हमारे उन सभी लोगों को जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। वो जवाहरलाल नेहरू जी साहब का हो, चाहे विक्रम साराभाई साहब का हो,
चाहे वो इंदिरा जी का हो, राजीव जी का हो, या उनके जमाने में सारे वैज्ञानिकों का हो, या वो आज के जमाने अटल जी का हो, या आज के जमाने में वर्तमान सरकार का हो, मोदी जी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबके भाव में कहते हैं ना कि अनेकता में एकता और हिंद की विशेषता, तो हमने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि किसी शख्स का नहीं है। हाँ, जब ये छिद्रान्वेषण की बात आएगी, माइक्रो एनालिसिस की बात आएगी, तब बात बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होगी। भाई आप हमको ये बता दीजिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या गलत कहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा। आप राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? विश्लेषण कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जरा भी 19-20 नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो लिखा, उन्होंने मनमोहन सिंह जी तक तो बधाई दी, सारे प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे, एक दो छोड़ दिए, मुरारजी देसाई है, बीपी सिंह, इनको छोड़ के सबके उन्होंने सिलसिलेवार नाम लिखे, और उसमें एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी नाम है। लेकिन फिर वो मनमोहन सिंह पे जाके फुल स्टॉप लग गया। तो कम से कम मेरा ये कहना है कि जैसे आज सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ठीक है, मौजूदा सरकार का भी श्रेय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर आपत्ति नहीं, किसी बहस की जरूरत भी नहीं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, सोशल मीडिया प्रवक्ता राकेश सिन्हा, सुरेंद्र राजपूत, राम मोहन शर्मा की बात ही खत्म हो जाती है जब श्री राहुल गांधी जी बधाई देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बधाई देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं। लेकिन हां, जब ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजों के जब आप ऑर्डर में नीचे आते तो सबके अपने अपने मत होते हैं। मुझे नहीं लगता इन मतों को लेकर के मत भिन्नता वाली स्थिति है, नहीं है मत भिन्न। हाँ, हमारे मत अलग हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे पास बनाने के तरीके, प्रक्रिया है, या सारी चीज, उस पर हम आगे भी बहस कर लेंगे। लेकिन एक चीज पर तो आज के वैज्ञानिकों को कोटिश बधाई, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया है। उन्होंने जैसे कहा कि पुरानी चीजों में हमने 3 नई चीजें, तो जो कमियां थी वो हमने पूरी की। हम तो सब लोग सफल प्रेक्षण के साथ साथ सफल लैंडिंग की भी कामना कर रहे हैं, और इसमें हमारी कहीं कोई मत भिन्नता कतई नहीं है, और ना हम मत भिन्नता इस समय दिखाना चाहते हैं। हाँ, राकेश सिन्हा जी कुछ कहेंगे तो उसका जवाब पूरा मिलेगा। ठीक, राकेश सिन्हा साहब, देखिए आपके नेताओं को भी देख रहे हैं हम, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, पुष्कर धामी हो, जितेंद्र सिंह जी हो, जो मंत्री भी हैं स्पेस विभाग के, उसमें एक ये जरूर दिख रहा है कि नहीं, ये अगर स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले जैसे जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है उसमें। देखिए, राज्य का संसाधन वही होता है, मानव संसाधन भी वही होता है, लेकिन अलग अलग कालखंड में अलग अलग विकास क्यों होता है, ये बड़ा एक व्यापक फलक पर सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। जी, भारत वही देश है जो नेहरू युग में था। मानव संसाधन की निरंतरता है और हमारी प्राकृतिक संसाधनों की भी निरंतरता है, लेकिन दोनों के बुनियादी अंतर को समझने के लिए नेतृत्व की नीति को, नेतृत्व की इच्छा शक्ति को, दोनों को देखना पड़ेगा। अब मैं एक छोटी सी बात यहां जिक्र करना चाहता हूं कि 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में सिर्फ 5,400 करोड़ रुपया था। सिर्फ 5,400 करोड़ रुपया देकर भारत के विज्ञान को और तकनीकी को आप किस स्तर पर ले जाएंगे? सारे पैसे वेतन में ही चले जाते थे, लेबोरेटरी के मेंटेनेंस में ही चले जाते थे। आज 2022 में यह 14,217 करोड़ हुआ, यानी कि 14-15 से लेकर 21-22 में, यानी छलांग का प्रतिशत देखिए, कहां 5,000 करोड़, कहां 14,000 करोड़, यानी 3 गुना छलांग लगा। दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, यदि इसको किसी ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम राजनीति में इतने उलझ जाते हैं कि देश के बुनियादी ढांचे में जो परिवर्तन नेतृत्व के द्वारा लाया जा रहा है, उससे बहुत से वेल मीनिंग लोग भी अनभिज्ञ रहते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेरणा के उनकी दृष्टि से जो लाया है, उसने भारत में अभी तो आप चंद्रयान देख रहे हैं, अगले 5 साल में भारत अमेरिका और रूस से हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है। यह नीति उसी का रास्ता खोल रहा है। इससे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जाता है, क्रेडिट काम तो वैज्ञानिक कर रहे हैं,
मैं बता दूं कि वही वैज्ञानिक स्टालिन के युग में थे और वही वैज्ञानिक जार के युग में थे। दोनों के काम अलग अलग थे। वही वैज्ञानिक वाशिंगटन के युग में थे, वही वैज्ञानिक लिंकन के युग में थे। तो ये मानना पड़ेगा नेहरू युग में हमने हमेशा विज्ञान और तकनीकी की बात की, आधुनिकता की बात की, उद्योग धंधों को मंदिर कहा, लेकिन सभी सपने ही दिखाते रहे। भारत हमेशा एक पिछलग्गू देश की तरफ चलता रहा, नहीं चलता। तो 1962 के युद्ध में आपके पास एक ऐसा शस्त्र नहीं था कि हमारे सैनिक शहीद होते गए, उनमें ताकत थी लेकिन शस्त्र नहीं था। उनमें इच्छा शक्ति थी, लड़ने की क्षमता थी, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। आज वही मैं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों के पास जब साधन, जब नीतियां, कार्यक्रम और राज्य की इच्छा शक्ति होती है तो आज राज्य उस रूप में है। राकेश सिन्हा, जब इसको युद्ध पे न ले जाके स्पेस पे ही चर्चा करते हैं, अंतरिक्ष पे ही, और चंद्रयान 3 के इर्द गिर्द ही रहते हैं। सुरेंद्र राजपूत इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। सुरेंद्र जी बोलिए। 3-4 चीजें मुझे उम्मीद थी राकेश सिन्हा जी इतने ही हल्कीपन की बात करेंगे। राकेश सिन्हा जी के पास में बहुत बौद्धिक आदमी है ये, लेकिन अब एक ऐसी पार्टी में है जिसमें कि इनको यही बोलना पड़ता है कि हर वाक्य में 3 बार नरेंद्र मोदी। तो राकेश सिन्हा जी, पहले तो अर्थशास्त्र का नियम सीख लीजिए। जो चीज 2014 में 5,000 रुपए की थी, वो आज 15,000 रुपए की है। बैंक के ब्याज के हिसाब से भी 3 गुना दाम, बैंक में अगर रुपया भी रखेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने 1 रुपए की भी बजट आपने बड़ा नहीं किया। समझ लीजिए इस बात को, और अगर नहीं समझ में आए तो किसी अर्थशास्त्री से अपने यहाँ समझ लीजिएगा। बहुत हैं आपके यहाँ कुछ आर्थिक अर्थशास्त्री, ना हो तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी जाकर समझ लीजिए। ऐसे अनपढ़ों वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए। आपका कोई थेथर प्रवक्ता करे तो समझ में आती। 2014 में जो 5 रुपया था आज 15 रुपया हो गया है, ठीक है ना। इस चीज को पहले कर लीजिए। दूसरी बात, 1948 में 1760 करोड़ रुपए का बजट था, उसमें हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने देश को खाना खिलाने की बात करी। हमने IIT बनाए जिससे वैज्ञानिक निकले। हमने क्या नाम एम्स बनाए जिसमें वहां इलाज हुआ। हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जिसकी वजह से आज हम क्या नाम विज्ञान के इस उन्नत क्षेत्र में हैं। हमने उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। राम मोहन भाई, राकेश सिन्हा जी को बता दीजिए अगर ये ना सुन पा रहे हो, जिन बैंकों को आज ये लोग धन्ना सेठों को बेच रहे हैं। हमने रेल बनाई, भेल बनाई, तेल के लिए हमने राष्ट्रीयकरण किया। हमने क्या नाम बैंकों कोऑपरेटिव बैंक बनाए ताकि महाजनों के कर्जे से मुक्त हो सके भारत का किसान। और उसके बाद हमने हरित क्रांति करी। उसके बाद हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किया, परमाणु विखंडन किया। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र इनके क्या नाम सब लोगों के पुरखे नहीं कर गए थे, हम ही लोगों ने किया। उसके बाद दुग्ध क्रांति लाए हम लोग। उसके बाद हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, और उसके बाद मनरेगा भी हमें लोग लाए। आप लोग क्या लाए? आप लोग हिंदू मुसलमान लाए। और आप लोग क्या लाए? आपने रेल के सेक्टर में, तेल के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में प्राइवेट व्यापारियों को खोल दिया कि 100% हम दे देंगे प्राइवेट को। इसी को तो विरोध करते थे ना आप। 2014 से पहले गुरुमूर्ति की जो पूरी वो थी आपकी इकोनॉमिक, इसका समर्थन करती थी कि क्या नाम विदेशियों को डिफेंस के सेक्टर में आप 100% लाइए। ठीक राकेश सिन्हा जी, इसरो में लाइए डिफेंस को, आपने बजट कम किया है। बस इसका मैं राजपूत जी ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं, और मैं ऐसे मुद्दे की उम्मीद करता था जिससे कि मुझे जवाब देने में सावधानी हो। उन्होंने एक एम्स की बात कर दी। देखिए, यही नीति और साधन के बीच और नेतृत्व के बीच का संबंध होता है। एक एम्स बनाया था, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। मैं उनको उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। नेहरू जी के पास गई, नेहरू जी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए, आप सारी बातें आपके रिकॉर्ड में हैं। राजकुमारी अमृतकर नीदरलैंड गई, डेनमार्क गई, न्यूजीलैंड गई, सबसे पैसा मांगा। मैं नहीं कहूँगा भीख मांगा, लेकिन दान में पैसा मांगा। ऐसे कुछ एनजीओ के पास गई जो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र नहीं देखना चाहते, तो दया करके इन्होंने पैसा दिया, और दया करके पैसा दिया तो उसे एक एम्स बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कितने एम्स बने ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। संभव तो कुछ दिनों के बाद हमें कहना पड़ेगा जितने राज्य हैं उससे 1.5 गुना एम्स में है। जम्मू कश्मीर जैसे एक राज्य में 2 एम्स हो गया है, बिहार में भी एम्स हो गया है। कहाँ एम्स नहीं? आप बताइए राजपूत जी। अब राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं है दिल्ली के एम्स आने की, इसकी एक अलग महत्ता है।
दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने कहा हमने अनाज दिया, PL 480 के नाम पर जो आप अनाज मांगते थे और अमेरिका के सीनेट में जो कहा गया, भारत के प्रति जिन शब्दों का अमेरिका के सीनेट में कहा गया, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं। उसी अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा उनकी इसलिए है कि देश की समृद्धि हुई है। देश आज विज्ञान और तकनीकी में आज अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा होने की स्थिति में आ गया है। इतने कम समय में आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र समृद्धि। आपने एक सुरक्षा की बात कही, एक बात मैं इसको अंतिम बात कह दूं, देखिए निजी क्षेत्र के प्रति लोगों को भय होता है और भय होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं राजपूत जी को बता दूं, जब अमेरिका का और फ्रांस का निजी क्षेत्र राफेल बनाएगा, बोफोर्स बनाएगा, उसको हम कमीशन देकर खरीदेंगे। भारत को निजी क्षेत्र को कहेंगे तुम नहीं आओ, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव है। जो आप राफेल खरीद के लाते हैं, क्या अमेरिका का राज्य बताता है? क्या ऑस्ट्रेलिया का राज्य बनाता है? क्या फ्रांस का राज्य बनाता है? भारत में मोदी जी ने 700 से अधिक क्षेत्रों को भारत में बनने के लिए प्रोटेक्शनिज्म जिसको कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं, कितने आइटम डिफेंस के भारत में ही बनेगा। आपको मैं बता दूं, इस साल 14,000 करोड़ के डिफेंस के प्रोडक्ट्स का हमने एक्सपोर्ट किया। यदि वो नहीं बनते तो 14,000 करोड़ भारत में आने की जगह 14,000 करोड़ हम बाहर देने के लिए काफी सक्षम है। लेकिन कपीश जी, मैं आपको इन कराना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये ऐसे विषय भी क्रेडिट की होड़। मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दूंगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। कपीश जी को मैं इन करा लूं। कपीश श्रीवास्तव जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ऐसे विषय भी क्रेडिट की लड़ाई में होम हो जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये देश का मसला है और जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने अपना योगदान अपने समय समय पे जो भारत की परिस्थितियां थी तत्कालिक उस हिसाब से योगदान दिया है, इसकी सराहना करें। और मैं ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों से शुरू करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था, हम किसी भी सरकार के पुरुषार्थ पर पानी नहीं फेर सकते कि उनका इस देश को बनाने में योगदान है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनको अतुलित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अपने देश के नागरिकों को देखता हूं जिसके टैक्सेशन के पैसे से हमारा देश चलता है, हमारे उन किसानों को देता हूं जो उनके हमारे वैज्ञानिकों को अनाज पैदा करके देते हैं और खाते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये तो कोई विषय ही नहीं है। सभी सरकार देश के लिए काम करती हैं और वर्तमान सरकार को भी कोटि कोटि बधाई कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे चलाया, रोका नहीं। क्योंकि प्रतिशोधात्मक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसका उन्होंने कम से कम अंतरिक्ष प्रोजेक्ट पर इन्होंने नहीं लगाया है। इसके लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पहला चंद्रयान 2008 में गया था और देश के लिए वो शान बना था। विश्व के हम 6ठे देश बने थे जब हमने चंद्रयान 1 भेजा था। चंद्रयान 2 जो है ये हम लोगों ने 19 में भेजा था। जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था, देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। और जो हमारे संवेदना तंत्र थे वो उससे नहीं जुड़ सके थे, इसलिए देश को नुकसान भी हुआ था। आपको याद होगा चंद्रमा तो बहुत करीब है, हमने तो मंगलयान भी भेज दिया था 2013 में, जिसके लिए पूरे देश और देश के वैज्ञानिकों को बधाई, सरकारों को बधाई कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट भी पूरा किया। आज हम अंतरिक्ष स्पेस में, आज हम मिसाइल के स्पेस में विश्व में 3रे और 5वें नंबर पे हैं। ये अतुलित रूप से हमारे वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, जिसके श्रेय को किसी के भी द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है कबीर जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना है कि वाजपेयी साहब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है और बात यही है कि वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि चंद्रमा का ये मिशन यानी चंद्रयान 3 काफी मुश्किल है। मंगल मिशन से भी ज्यादा मुश्किल इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये सारा श्रेय जाता तो वैज्ञानिकों को है, लेकिन फिर भी क्या इस पर क्रेडिट की लड़ाई होनी चाहिए, ये चर्चा लगातार जारी है। ए.के. वाजपेयी साहब, आजकल नेताओं का दिल इतना छोटा हो गया है कि पहले के मुकाबले जो पहले आपके ही वरिष्ठ नेता रहे, विपक्षी दलों की खुलकर तारीफ कर दिया करते थे, पुरानी सरकारों को खूब क्रेडिट दे दिया करते थे, ये दिल छोटे होते जा रहे हैं कि चूंकि या फिर प्रचार तंत्र इस तरह का है कि क्रेडिट ना लें तो जनता तो देने वाली नहीं है? नहीं, हम भी यही सोच रहे थे। अभी 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राजपूत जी हैं और श्रीवास्तव साहब हैं। इन्होंने सबको बधाई दी और प्रधानमंत्री जी को छोड़ गए। क्यों भाई?
भाई इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दोगे, देश की जनता को बधाई दोगे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नेतृत्व नहीं कर रहे क्या देश का 9 साल से? मोदी जी सर्वे सर्वा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, भाई हेड तो मानोगे ना। अब जैसे श्रीवास्तव साहब अपने परिवार के मुखिया हैं, तो अगर परिवार में कोई अच्छी बात होगी तो श्रीवास्तव साहब को जाएगा उसका क्रेडिट। मतलब कहाँ चले गए? कंपेयर करो वो अलग इशू है, लेकिन बधाई देने में कोताही काहे की बदली जाएगी, ये हमको समझ नहीं आया। देखिए, सफल यान, जब चंद्रयान सफल होगा तो झंडा भारत का लहराया जाएगा चंद्रमा पे, क्या नहीं लहराया जाएगा? मतलब किस चीज की दुर्भावना कर रहे हैं आप? अगर विश्व में चौथा देश बन गया है चंद्रयान भेजने वाला स्पेस सेंटर में, तो इसमें मतलब हम तो नहीं समझ पा रहे भाई। नहीं, ये गलत है, और ये गलत खड़गे साहब के पार्ट पे भी है, राहुल गांधी के पार्ट पे भी है, और जिन्होंने ट्वीट किए उनके पार्ट पे भी। कुछ विषय ऐसी होती हैं जिन पे सबका देश पहले है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी ये तो पूछ लेंगे, उस पर भी कोई चाइना पे वो होगी तो उसमें जाके खुद तो छुपा के मीटिंग कर लेंगे और बताएंगे भी नहीं। जब मीडिया बताएंगे कि हाँ जी हाँ डिनर खाया हम लोगों ने, उसमें मनमोहन सिंह भी जाएंगे, राहुल गांधी भी जाएंगे, ये सब लोग जाएंगे। अरे भाई 70 साल में हम कब कह रहे हैं कि हम कोई क्रिटिसाइज करता नहीं? मोदी जी कभी क्रिटिसाइज नहीं करते कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सारी फाउंडेशन जब आप पावर में थे तो आप ही ने बनाई है। लेकिन यह भी बात सही है कि विश्व गुरु बनने की तरफ जो जा रहा है देश, वो संकल्प मोदी जी का है, और उस संकल्प को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने अनाउंस किया है, और उसी के लिए लगे हुए हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था अगर बनी है तो उसमें भी आपको एतराज हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हम नहीं समझ पा रहे राजनीतिक। ठीक है, वाजपेयी साहब कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी सारे नेताओं ने। सुरेंद्र जी, 3-4 चीज़ें हैं। वाजपेयी जी को हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये शायद इन्होंने अपने कानों में उस वक्त एक एयरपॉड लगा रखे होंगे, वो चल नहीं रहे होंगे, तो इनको मोदी जी की बधाई सुनाई नहीं दी। ठीक है, हमने भी बधाई दी, कपिश ने भी बधाई दी, और दोबारा से वाजपेयी जी सुन लो, मोदी जी को फिर बधाई दी। ठीक, अगर मोदी जी अच्छा, हाँ सुन लीजिए, अच्छा काम करेंगे तो बधाई भी देंगे, और पहले भी दी थी। एक बात, मसला यहाँ पे दूसरा है, मसला यहाँ पर राकेश जी का है। राकेश जी की स्थिति ये है कि ये लोग इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हैं, अपने इतिहास को लेकर के इतने ज़्यादा ये लोग शर्मिंदगी से भरे हुए हैं कि दूसरे के इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए राकेश जी, जब तक आप हमारे इतिहास पुरुषों के बारे में झूठ बोलते रहेंगे, तब तक हम आपके इतिहास के कुपुरुषों के बारे में सच बोलते रहेंगे। अब सुनिए सच, आपने कहा राजकुमारी अमृत कौर आपके घर की थी, कहीं की और की थी, बिल्कुल चंदा मांग करके लाए, चूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। कम से कम हम चंदा तो मांग करके लाए, दलाली तो नहीं करी अंग्रेजों की। हम फजलुल हक की उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने भारत छोड़ो आंदोलन को लाठी से मारने के लिए। हमने कम से कम ये तो नहीं किया ना। हम लेकर के आए चंदा और हमने एम्स बनाया। हमें गर्व है राजकुमारी अमृत कौर पर, कांग्रेस की सदस्य थी, कांग्रेस की मंत्री थी। ठीक, और जब सीनेट, अमेरिकन सीनेट जब हमको ये कर रही थी, 36 करोड़ की आबादी थी हमारी और हमारे पास अन्न नहीं था, तब आपके नाना मामा चाचा ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पुरखे थे, कौन सा खेती कर रहे थे भाई? लेके आए हरित क्रांति हम। इसीलिए हमने उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, क्योंकि सीनेट वालों ने कहा था आज की डेट में जो भारत फूड सरप्लस है, इसके लिए सरप्लस है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, आपके लिए शर्म का विषय होगा। अगर हमने एम्स बनाए हैं, हमने अगर आईआईटीज बनाई है, हमने अगर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आप बताओ हमने पीएसयू बनाया, आपने पीएसयू बेचे क्यों? हमने क्या नाम बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आपने बैंक बेचे क्यों? आज की डेट में हमने 55 लाख करोड़ रुपया 2014 तक क्या नाम हमारे पास ऊपर कर्ज था हिंदुस्तान के ऊपर, आज 165 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। 3 रुपए 59 पैसे डीजल था पर एक्साइज ड्यूटी थी, आज 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी है। 28 लाख करोड़ रुपए की लूट करी आपने जनता से, क्यों करी?
आप कहते हो 5,000 करोड़ का हमारा वो था, बजट था, आज 14,000 करोड़ का हो गया। जब हमने बैंक की बात बताई चुप क्यों हो गए? राकेश सिन्हा, आज की डेट में रेल में भी, तेल में भी, डिफेंस में भी, सब जगह पे आप प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों घुसेड़ रहे हो? जिस जगह पे सेंसिटिव इश्यूज हैं उन जगह पे। और एक चीज और सुन लीजिए, आपने तो कहा कि डसॉल्ट से ला रहे हैं राफेल, और हिंदुस्तान में हम HAL को नहीं देंगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं बनाने देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कराएंगे, हम अनिल अंबानी की कंपनी को देंगे। अनिल अंबानी की कंपनी तो दिवालिया हो गई। क्या कर रहे हो उसके लिए आप? ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिस कंपनी को आप डसॉल्ट का यानी राफेल का आप मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, वो कंपनी अनिल अंबानी की दिवालिया हो गई है। ये कुप्रभाव है प्राइवेट उसका। हिंदुस्तान में सरकारी चलेगा, सरकारी चलेगा डिफेंस में। ठीक। और अभी आप 5 सेकंड और दे दीजिए। आपने जो उसकी बात करी, सेना की 43 डिवीजन चाहिए एयरफोर्स की, 29 है इस वक्त। पता है आपको इस बात का? आपको मालूम है कि जो आप डिफेंस की बात कर रहे थे, आपने कितने एरिया पर, 62 में तो हम हारे, देश हारा बिल्कुल। लेकिन ये जो 10 अप्रैल के बाद 2020 के बाद की स्थिति चेंज हुई, इस पर नहीं आपका मुंह में दही जमती है। राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको सभ्य बात करनी चाहिए। उत्तर लीजिए जी। नहीं, राजपूत जी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन आज क्रोधित हो गए थोड़ा, और क्रोध में वाणी और विवेक के बीच का जो तार होता है टूट जाता है। नहीं, वाणी और विवेक के बीच जो एक जुड़ाव होता है वो समाप्त हो जाता है। आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जो आपको नहीं छेड़ना चाहिए। यदि मनमोहन सिंह जी आज जीवित हैं, देश के एक बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बैंकों को डीनेशनलाइज करने की बात और आर्थिक सुधार को का मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को का डिसइन्वेस्टमेंट करना, बैंकों को डीनेशनलाइज करना किसने शुरू किया? नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री कौन थे? और नव उदारीकरण की नीति को भारत में गलत या सही मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का निषेध मत कीजिए। गलत है तो बोलिए कि नरसिम्हा राव जी ने और मनमोहन सिंह जी ने गलत किया, और नरसिम्हा राव जी ने और गलती की प्रधानमंत्री बने। अब दूसरी बात आता हूं, मैं उस विरासत पर कभी प्राउड फील नहीं कर सकता हूं, कभी सम्मान अनुभव नहीं करता हूं जिस विरासत की आप बात कर रहे हैं कि PL-480 में अमेरिका से लाते थे। क्या अमेरिका के अखबार ने लिखा प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग विद ए बेगिंग बॉल? भारत का प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर भारत आ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक में, पॉलिटिकल डायरी में लिखा है, जिसका संपूर्णानंद जी ने प्राकथन लिखा है। हम उस प्रधानमंत्री का उस कुकृत्य को भारत की विरासत नहीं मानते हैं, जब भीख का कटोरा लेकर अमेरिका जाता है अनाज देने के लिए। उस प्रधानमंत्री के कुकृत्य को हम भारत की विरासत नहीं मानते हैं। जो प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी कहती है 62 में हार गए तो क्या हुआ? चोरी और सीना चोरी। 48,000 वर्ग किलोमीटर गंवा देने के बाद हम कहते क्या हुआ? भारत मां का सीना काट दिया आपने, कहते क्या हुआ? अब मैं दो महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आपने कहा इतिहास से हम चोरी करते हैं, हम चोरी नहीं करते। जी न्यूज़।